स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज 5वीं। इससे पूर्व मैंने 4 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं यहाँ पे, और 30 प्रश्नों का जो रीट के सिलेबस के अनुसार हैं, आप उसकी तैयारी आप अपनी पुख्ता कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न सुनते ही आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बीच में पॉज लूँगा, उसके बाद मैं सही आंसर बताऊंगा, तो आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं कि कितने प्रश्न सही है, कितने गलत हैं। और आखिर में आउट ऑफ 30 आपको अपना स्कोर भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है ए समता का विकास, बी बढ़ती आयु, सी शारीरिक विकास, डी मानसिक विकास। तो परिपक्वता को और किस नाम से जानते हैं आपको ये बताना है। और समता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए समता का विकास। पहले प्रश्न का सही उत्तर है, यानी परिपक्वता को समता के विकास के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास के संबंध में गलत कथन है। दोस्तों एक सलाह है कि जब आप प्रश्न पढ़े तो अच्छे से समझे कि वो प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है। तो मानव विकास के संबंध में गलत कथन है, यानी 4 कथन है आपके सामने, इनमें से 3 सही है, कोई एक है जो गलत है, उसको आपको छांटना है। ए यह परिपक्वता तक चलता है, बी यह सतत प्रक्रिया है, डी यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। यानी मानव विकास के संबंध में कोई एक बात है, कोई एक कथन है जो गलत है, आपको उसको बताना है कि कौन सा गलत है। यह परिपक्वता तक चलता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, या यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आप मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर कीजिएगा। इसका सही उत्तर है ए यह परिपक्वता तक चलता है, क्योंकि परिपक्वता तक केवल वृद्धि चलती है, विकास लगातार चलता है। तो इसका जो गलत विकल्प है दोस्तों, ये परिपक्वता तक चलता है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ए मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, बी आनुवांशिक संचरण, सी एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, डी कौशलों का अर्जन। समाजीकरण एक प्रक्रिया, उसमें कोई 3 बातें हैं जो सम्मिलित होती हैं, कोई एक बात है जो समाजीकरण का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो आपको छांट के बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आनुवांशिक संचरण, यानी बी। आनुवांशिक संचरण समाजीकरण का हिस्सा नहीं है। क्या होता है समाजीकरण? समाजीकरण मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया, यानी एक सामान्य से एक प्रक्रिया जिसमें किसी बालक को, किसी इंसान को, मानव को जो है उस समाज का सदस्य, सक्रिय सदस्य बनाने हेतु कुछ चीज़ें उस तक ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे हमारे मूल्य हैं, हमारी संस्कृति की जो चीज़ें हैं, जो हमारे विश्वास हैं, हमारी मान्यताएं हैं, वो हम अगली पीढ़ी को देते हैं। और ये कहाँ पे होता है समाजीकरण? परिवार में होता है, विद्यालय में होता है, और आसपास के जो लोग हैं, श्रेष्ठ जन हैं, अच्छे लोग हैं, उनके द्वारा भी समाजीकरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास का मनोसामाजिक अवस्था यानी साइको सोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया है। यानी ये जो विकास का मनोसामाजिक अवस्था का जो सिद्धांत है या दृष्टिकोण है, ये किसने दिया है? ए बांडुरा, बी सिगमंड फ्रायड, सी कोहलबर्ग, डी एरिक्सन। तो ये जो विकास का मनोसामाजिक अवस्था का दृष्टिकोण है, ये किसने दिया है? आप मेरे से पहले आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी एरिक्सन। किसने दिया ये विकास का मनोसामाजिक अवस्था का दृष्टिकोण, किसने प्रतिपादित किया? एरिक्सन ने। दोस्तों एक पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी,
1963 में ये बुक लिखी थी इन्होंने, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की कुल विकास की 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। किसने? एरिक्सन ने। और इस पुस्तक में उन्होंने ये भी कहा है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। यानी एरिक्सन इस बात पर बल देते हैं कि जो मनुष्य हैं वो एक सामाजिक प्राणी है। केवल जीवित है इसलिए नहीं है, केवल उसका दिमाग चलता है इसलिए नहीं, बल्कि वो समाज में रहता है, इसलिए वो एक प्राणी होने के नाते उसका विकास होता है। और उसकी कुल 8 अवस्थाएं भी उन्होंने बताई है। तो ये जो विकास का मनोसामाजिक अवस्था का सिद्धांत है या दृष्टिकोण है, ये एरिक्सन ने दिया है। इनकी बुक भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म का अर्थ होता है दोस्तों स्वप्रेम की भावना, यानी अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम। हालांकि हर अवस्था में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक का गुण अत्यंत प्रबल होता है। यानी कौन सी अवस्था में होता है? ए, उत्तर किशोरावस्था, बी, आरंभिक वयस्क अवस्था, सी, बाल्यावस्था, डी, शैशवावस्था। यानी कौन सी वह अवस्था है जिसमें आत्म प्रेम, स्व प्रेम या नार्सिसिज्म कहते हैं, ये भावना प्रबल होती है, यानी बहुत अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी, शैशव अवस्था। यानी जो शिशु होता है, जो शैशव अवस्था में जो हम होता है, उसमें ये भावना, नार्सिसिज्म की भावना सबसे प्रबल होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोर अवस्था से गुजरता है। यह कथन किसका है? एक कोटेशन है जो किशोर अवस्था के बारे में है। और क्या कहा देखिए उन्होंने कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोर अवस्था से गुजरता है, यानी जो टीन एज है उससे निकलने के बाद उसका असली जीवन उसे प्राप्त होता है। ये किसने कहा है? ये आपको बताना है। ए में है स्किनर, बी हल, सी टॉलमैन, डी स्टेनले हॉल। तो इनमें से किसने ये कहा है कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वो किशोर अवस्था से होकर गुजरता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी, स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल इन्होंने एक बुक लिखी थी दोस्तों किशोर अवस्था के ऊपर, एडोलेसेंस करके बुक लिखी। और किशोर मनोविज्ञान का पिता इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किशोर मनोविज्ञान का पिता। और इन्होंने किशोर अवस्था के बारे में एक और कथन है जो कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव और तूफान का काल है ना? ये भी इन्हीं का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ए, वॉटसन, बी, मैक्लीलैंड, सी, यूंग, डी, कैनन। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है, यह आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करें और आप अपना आंसर लिखें। फिर जैसे मैं बताऊं तो उसको राइट या गलत करके सही आंसर आप उसके सामने लिख सकते हो। इसका सही उत्तर है दोस्तों मैक्लीलैंड, बी। मैक्लीलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। ये 1961 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के थे मैक्लीलैंड। उन्होंने कहा कि उनका विश्वास था कि व्यक्ति के जो मूल विश्वास और दृष्टिकोण हैं उसकी उपलब्धि निश्चित करते हैं, यानी हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारे मूल्य कैसे हैं, हमारे विश्वास कैसे हैं, उसी से उस व्यक्ति की उपलब्धि फिक्स होती है कि वो कितनी उपलब्धि प्राप्त करेगा। ये ऐसा मानना है मैक्लीलैंड का, इसलिए इसको कहते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा। और अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? 8वां प्रश्न है, आवश्यकता, दबाव, ड्राइव का मतलब चालक या प्रेरित, और डी, प्रोत्साहन। यानी एक कौन सा है जो अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? आवश्यकता, दबाव, ड्राइव और प्रोत्साहन। इस प्रश्न का सही उत्तर है
बी दबाव। दबाव जो है वो अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है दोस्तों। बाकी सभी जो हैं आवश्यकता, ड्राइव और प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? ए अधिगम, बी चिंतन, सी धारणा, डी पुनः स्मरण। यानी इनमें से कौन सा एक है जो स्मृति का अंग नहीं है? अधिगम, चिंतन, धारणा और पुनः स्मरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी चिंतन। कौन सा सही उत्तर है इसका? चिंतन जो है वो स्मृति का अंग नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चिंतन। दोस्तों देखिए, स्मृति के जो है 4 तत्व सम्मिलित किए जाते हैं इसमें, अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण और अभिज्ञान। यानी जो 3 तो यहाँ है, चिंतन की जगह आपको कौन सा याद रखना है? अभिज्ञान। ये 4 तत्व जो है स्मृति में काउंट होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम आधारित होता है, अधिगम आधारित होता है अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर और उपयुक्त सभी पर। यानी अधिगम जो है वो किस पर आधारित होता है? अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। अधिगम देखिए अभ्यास पर भी निर्भर करता है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पार्ट पे भी डिपेंड करता है और एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सभी जो हैं वो अधिगम इन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है और अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का उदाहरण है। यानी एक बालक पहाड़े सीखता है, फिर उसका उपयोग वो उन पहाड़ों का उपयोग जो है वो गुणा और भाग को सरल करने में करता है। तो ये जो अधिगम का स्थानांतरण ये किस प्रकार का है? ए मानसिक से शारीरिक, बी शारीरिक से मानसिक, सी मानसिक से मानसिक, डी शारीरिक से शारीरिक। ये किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है ये आपको बताना है कि एक बालक पहाड़े सीख कर गुणा और भाग का उपयोग, गुणा और भाग को सरल करने में उसका उपयोग करता है। तो ये जो अधिगम स्थानांतरण है वो कौन से टाइप का है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी मानसिक से मानसिक। ये किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? मानसिक से मानसिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती हैं। अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है, यानी जो 4 चीजें हैं इनमें से कौन सी चीज विकसित होती है? किसके द्वारा? अभ्यास के नियम के द्वारा। कुशलता का विकास, समस्या समाधान क्षमता, सी बुद्धि, डी अंतर्दृष्टि। तो कौन सी एक चीज है जो अभ्यास के नियम के द्वारा डेवलप होती है, ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कुशलता का विकास। ए कुशलता का जो विकास है वो अभ्यास के द्वारा, यानी जो कौशल हैं, स्किल्स हैं हमारी, वो ज़्यादा डेवलप होती है प्रैक्टिस के द्वारा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे कोई इंजेक्शन लगाने की कला है, तो जितना ज़्यादा अभ्यास करता जाएगा वो उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगा। एक खिलाड़ी है, मैच खेलता है, तो वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी वो बेटर प्लेयर बनेगा। तो जो है अपनी जो कौशल है, अपनी स्किल्स हैं, जैसे एक चित्रकार है वो जितने ज़्यादा चित्र बनाएगा तो उसकी जो है स्किल्स डेवलप होती जाएगी। ये सब किससे हुआ? अभ्यास के द्वारा। तो ये अधिगम के ये नियम किसने दिया दोस्तों? थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए हैं 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये जो था वो अभ्यास का नियम था। तो अभ्यास का नियम किसने दिया? ये भी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, थॉर्नडाइक ने दिया था। 3 नियम दिए थे अधिगम के, तो उसका प्रभाव यहाँ पूछा है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति दी? यानी पार्कहर्स्ट ने
बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति दी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर। दोस्तों आधार जरूर ध्यान रखना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर जो है वो पारखश ने कौन सी टीचिंग मेथड्स दिया था। ठीक है, डॉल्टन प्लान, बिनेटी का प्लान, प्रोजेक्ट मेथड, प्ले मेथड। तो पारखश ने कौन सा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप आंसर करें मेरे से पहले, इसलिए मैं पॉज लेता हूं दोस्तों ताकि आपको पर्याप्त मौका मिले। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, डॉल्टन प्लान। पारखश ने कौन सा प्लान दिया था? डॉल्टन प्लान। अगला है, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है नैतिकता से, इदम से, अहम से, परा अहम से। जो मनोविश्लेषणवादी हैं उन्होंने कहा कि जो अतृप्त असामाजिक इच्छाएं हैं उसका संबंध किससे है? नैतिकता से, इदम से, अहम से, परा अहम से। इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो अतृप्त असामाजिक इच्छाएं हैं उनका संबंध होता है दोस्तों ईदम से। किससे? ईदम से। सिगमंड फ्राइड ने यह सिद्धांत दिया था दोस्तों, ईदम जो है वो जन्मजात प्रकृति होती है और इसमें जो दमित इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती वो सब इसमें चली जाती है। हम उनका तत्काल सुख और हम संतुष्टि चाहते हैं इसके लिए। तो इसका जो अतृप्त जो इच्छाएं हैं वो, और वो भी कैसी? असामाजिक, तो वो जो है ईदम से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करने की योग्यता कहलाती है। जो दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग हैं तो उसको महसूस करने की योग्यता क्या कहलाती है? ए, परानुभूति, बी, सहानुभूति, सी, समसंवेग, डी, सम अनुभूति। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि जो दूसरों की फीलिंग्स हैं, जो वो इमोशंस हैं दूसरों के, अगर हम उसको फील कर पाएँ वैसे के वैसे, इसको क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, परानुभूति। कौन सी है? परानुभूति में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे के संवेग को एज इट इज फील कर सकता है तो उसे कहते हैं परानुभूति। जैसे एक प्लेयर है, वो हार जाता है मैच और जो वो दुख फील करता है, ग्राउंड के बीच में बैठ के रोने लगता है, और वैसा ही वैसा फीलिंग अगर जैसे कि दर्शकों में से किसी को आ रहा है, बैठे बैठे वो भी रो रहा है, सेम फीलिंग्स के साथ में वो उसका दुख दर्द समझ सकता है कि वो क्यों रो रहा है। तो ये जो हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन या ये जो एक कनेक्टिविटी है, इसको परानुभूति बोलते हैं मनोविज्ञान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? ए, टर्मन, बी, स्टैनफोर्ड, सी, बीने, डी, गिलफोर्ड। यानी ये चार हैं, चार में से वैज्ञानिक मापन किसने किया सबसे पहले, ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, बीने। अल्फ्रेड बीने ने सर्वप्रथम जो है बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किया था। अल्फ्रेड बीने फ्रांस के थे दोस्तों, और इनके अनुसार जो बुद्धि है वो एक अविभाज्य इकाई है, एक यूनिट है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने ये कहा कि समान तत्वों से मिलकर बनी है बुद्धि। किसने कहा? अल्फ्रेड बीने ने, फ्रांस के हैं ये। तो इन्होंने सबसे पहले बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, ए, 40 वर्ष, बी, 16 वर्ष, सी, 20 वर्ष, डी, 25 वर्ष। बुद्धि का की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, आंसर कीजिएगा दोस्तों।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 16 वर्ष। यानी मनोविज्ञानी मानता है कि व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बेस्ट लेवल पे किस एज में पहुंच जाती है, 16 वर्ष की आयु में जो है वो अपने टॉप लेवल पे पहुंच जाती है। तो 16 वर्ष इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेयर, ये 2008 में कही गई बात है उनके द्वारा दी गई सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नांकित में से क्या समाहित नहीं है। जो सांवेगिक बुद्धि है उसमें उन्होंने जो एक मेथड दिया उसमें उन्होंने कहा कि कौन सी चीज़ नहीं है। ए, दूसरों के संवेग को ठीक से पढ़ना। बी, आत्म प्रेरणा। सी, अपने संवेगों का नियमन एवं नियंत्रण। और डी, दूसरों को अभिप्रेरित करना। तो सांवेगिक बुद्धि में उन्होंने किसको सम्मिलित नहीं किया ये आपको बताना है। कोई 3 चीज़ें हैं जो उनकी सांवेगिक बुद्धि में फिट हैं, एक चीज़ नहीं है, वो आपको छांटनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी, दूसरों को अभिप्रेरित करना जो है वो सांवेगिक बुद्धि का हिस्सा नहीं है, उसकी संकल्पना में नहीं है। बाकी जो है दूसरों के संवेगों को ठीक से पढ़ना, आत्म प्रेरणा और अपने संवेगों का नियमन और नियंत्रण, ये सभी सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत माना है मेयर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है। यानी जो बाल अपराध हैं उसके बारे में एक कथन है, तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। क्या कथन है देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है। दोस्तों एग्ज़ाम में चाहे आरपीएससी हो चाहे कोई भी संस्था हो जो एग्ज़ाम करवाती है, आप कुछ भी प्रश्न आए आप 2 बार पढ़ें मिनिमम, तभी क्लियर होगा। जो गलती की जो संभावना है वो कम हो जाती है। ए, वैलेंटाइन। बी, गुडविन। सी, स्किनर। डी, गुड। तो इसने इनमें से आपको बताना है कि किसने ये परिभाषा दी है। बाल अपराध की जो ये परिभाषा है दोस्तों वो दी है वैलेंटाइन ने। किसने दी है? वैलेंटाइन ने। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है। यानी कौन से वर्ष में लागू हुआ, कौन सा? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। पहले दोस्तों दिव्यांग की जगह विकलांग शब्द आता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस शब्द के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल किया, दिव्यांग। विकलांग की जगह दिव्यांग। तो ये आपको बताना है कि ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है ये कौन से वर्ष में लागू हुआ। 2005 में, 2018 में, 2012 में, 2016 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी, 2016 में। हालांकि मैंने थोड़ा मोदी जी का नाम लिया है, ये मोदी जी के कार्यकाल की ही बात है, तो आपको थोड़ा आइडिया भी लगा होगा शायद। मुझे ये बात बाद में बोलनी थी बट कोई नहीं। 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में पास किया गया है। ADHD हैं, ADHD हैं। ए, वाणी विकृति। बी, अवधान विकृति। सी, भाषा विकृति। डी, संप्रेषण विकृति। ये क्या है देखिए ADHD, ये आपको पहले बताना है फिर हम स्पष्ट करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। ADHD किससे संबंधित, कौन सी विकृति है ये आपको बताना केवल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अवधान विकृति, बी। कौन सी है ये? अवधान विकृति। ADHD का जो पूरा नाम है दोस्तों अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। यानी ये एक अवधान विकृति है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और किससे संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में।
आप हमेशा इस माइंडसेट के साथ जाइए कि प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ सकता है। कभी भी एक परसेप्शन लेके मत जाओगे ऐसा नहीं पूछ सकते हैं, वैसा नहीं पूछ सकते हैं। आप ये रखिए दिमाग में कि किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके सामने सिर्फ सिलेबस है, वहाँ से वो किसी भी टाइप के प्रश्न बना सकता है। तो आप तैयार रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िए, और जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें आप नोट डाउन कीजिएगा और उन्हें अच्छे से सीखिए फिर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ए समावेशी शिक्षा, बी अपवर्जक शिक्षा, सी विशेष शिक्षा, डी एकीकृत शिक्षा। ये आपको बताना है। समावेशी शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए समावेशी शिक्षा। क्या होती है समावेशी शिक्षा दोस्तों? कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, अध्यापन करवाना, ये होती है समावेशी शिक्षा। यानी बिना कोई भेदभाव के एक जो कॉमन जो स्कूल होती है वहाँ सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ए खोजपूर्ण प्रवृत्ति, बी अच्छी अंतर्दृष्टि, सी क्रियाशीलता, डी सीमित रुचियां। जो सृजनात्मक बालक होता है उनमें से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो इस ऐसे प्रश्न अगर आप पढ़ते हो तो सृजनात्मक बालक के गुण कौन कौन से वो आपके दिमाग में होने चाहिए। खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, सी क्रियाशीलता, डी सीमित रुचियां। तो ये एक आपको पता करना है कि कौन सा गुण नहीं है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी सीमित रुचियां। ये जो है सृजनात्मक बालक का गुण नहीं है। देखिए सीमित रुचियां होगी तो फिर वो नयापन कैसे लेके आएगा, कोई नई चीज़ कैसे करेगा, खोज कैसे करेगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है और बाद में कहता है, यानी वो एग्जाम देता है और वो फेल हो जाता है और वो कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूं। यह उदाहरण है। ए उदातीकरण, बी प्रक्षेपण, सी युक्तिकरण, डी तादात्म्यकरण। यानी एक विद्यार्थी बीएड की प्रवेश परीक्षा देता है और वो सफल नहीं हो पाता, असफल रहता है और बाद में वो कहता है कि मैं तो अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूं। तो ये क्या है? उदातीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण और तादात्म्यकरण। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी युक्तिकरण। युक्तिकरण को और औचित्य स्थापन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि वो असफलता का तर्क देता है। यानी इसको हम और स्पष्ट करें तो एक कहावत है दोस्तों हिंदी की, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। इसे कहते हैं युक्तिकरण। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल हैं। शिक्षण कौशल हैं। ए शिक्षक व्यवहार, बी शिक्षण व्यू रचना, सी शिक्षण प्रतिमान, डी शिक्षण विधि। शिक्षण कौशल क्या है इनमें से? शिक्षक का व्यवहार या शिक्षण व्यू रचना, शिक्षण प्रतिमान और शिक्षण विधि। तो जो शिक्षण कौशल हैं वो आपको बताना है कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी शिक्षण व्यू रचना है। शिक्षण कौशल क्या है? एक शिक्षण व्यू रचना है। और दोस्तों जो 2020 की जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का,
उसमें ये क्वेश्चन आया था कि एलन और रायन ने कुल कितने शिक्षण कौशल बताए, ये सवाल था। एलन और रायन ने कुल कितने टाइप के शिक्षण कौशल्स बताए हैं, ये था। और इसका सही आंसर है 14। जो 14 शिक्षण कौशल है वो एलन और रायन ने बताए हैं। ये इसी साल की जो स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ग्रेड का, उसमें एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है दोस्तों, एक अच्छी शिक्षण विधि है, एक अच्छी शिक्षण विधि है ए, जो विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करें, बी, जो विषय वस्तु स्पष्ट करें, सी, जो प्रश्न को हल करें, डी, जो विषय वस्तु को विवेचित करें। तो एक अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है, इनमें से आपको पता करना है और बताना है कि एक अच्छी शिक्षण विधि में क्या होता है। जो विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करें, जो विषय वस्तु को स्पष्ट करें, जो प्रश्न को हल करें, जो विषय वस्तु को विवेचित करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, जो विषय वस्तु को स्पष्ट करें। जो भी चीज़ है, जो भी मैटर है, उसको क्लियर करें, वो सबसे अच्छी टीचिंग मेथड है। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण के जो माइक्रो टीचिंग है दोस्तों में भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। ए 40 मिनट, बी 30 मिनट, बी 36 मिनट है, सी 30 मिनट, डी 45 मिनट। यानी 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट, इनमें से जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 36 मिनट। कितने हैं, 36 मिनट लगते हैं। फिक्स है इसका कि 36 मिनट में जो है होता है। और देखिए सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि ये जो शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगात्मक विधि है। सूक्ष्म शिक्षण किसको बोलते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि है। इसमें जो है वो अध्यापन के जो एक एक कौशल हैं उसको कृत्रिम वातावरण में सीखने की स्वउद्देश्यपूर्ण क्रिया है। यानी जब हम बीएड में, एसटीसी में जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि भाई एक टीचिंग की जो स्किल्स हैं उसको एक एक पे ध्यान दिया जाता है और वो कृत्रिम वातावरण में होता है। तो इसमें जो टाइम देते हैं वो 36 मिनट का टाइम हमारे हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है ए आजीविका कमाना, बी सर्वांगीण विकास करना, सी पढ़ना और लिखना, डी बौद्धिक विकास। आजीविका कमाना, सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना और लिखना और बौद्धिक विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की किस धारा के तहत प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें गरीब, दुर्बल व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी। और जो इन बच्चों की जो फीस है दोस्तों वो गवर्नमेंट पे करती है 25% लोगों की। तो आरटी की कौन सी धारा में ये प्रावधान है, ए धारा 8, बी धारा 10, सी धारा 12, डी धारा 14। तो कौन सी धारा में इस बात का उल्लेख है कि आरटीई एक्ट के तहत जो 25% सीटें हैं प्राइवेट स्कूल की वो रिजर्व्ड होगी गरीब, दुर्बल और वंचित वर्ग के लिए। दोस्तों मैंने सब अच्छे तरीके से प्रश्न लेने की कोशिश की, टफ, एवरेज, कॉमन, सारे, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से पुख्ता हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी धारा 12।
12 जो है धारा उसमें इस बात का उल्लेख है। तो RTE एक्ट 2009 का है, पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था और राजस्थान में ये 2011 में लागू हुआ था दोस्तों। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम के नाम से। आज का आखिरी प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान, सी ज्ञान देना और डी नए व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका प्रमुख कार्य क्या है? नए तथ्यों की खोज करना, बी स्थानीय समस्याओं का समाधान, सी ज्ञान देना और डी नए व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों स्थानीय समस्याओं का समाधान। क्रियात्मक अनुसंधान का जो सबसे बेस्ट है वो स्थानीय समस्याओं का समाधान। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आप कमेंट सेक्शन में 30 में से आपने कितने अचीव किए वो आप ज़रूर बताएं और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। और ये अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।